आर यू रेडी? जल्दी से एक बार बताओ वीडियो को लाइक करके कैसा है आपका जोश, हाउस द जोश मेरे भाई यहाँ पे? बढ़िया है, मज़ा है। चलिए, तो चूंकि हम आपको बता दें ये हमारा रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में थोड़ी सी रफ्तार रहेगी, आपको पढ़ कर आना पड़ेगा, थोड़ा समझ कर आना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी मेरे भाई यहाँ पर तो मेरी वीडियो को हो सके तो दोबारा भी देखना पड़ेगा मेरी क्लास के बाद, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब कवर अप करके करा पाएंगे। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहला सवाल है, और सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है, और इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए। देख लीजिए ऊपर से, तो मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ आपके सीजल 2023 के पेपर के लिए। जितने डेडिकेटेड शायद आप नहीं हो, उससे ज़्यादा डेडिकेशन आज मेरे अंदर है कि बस आप लोगों को सीजल में सिलेक्शन कराना है। खुद सेलेक्ट हो चुके, काफ़ी ऑफिसर भी बना चुके, अब आपको बारी है इंस्पेक्टर बनाने की। ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बेनिफिट मिलेगा। सेशन के बाद पूरी प्रिंटेबल PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपके सामने, फटाक देना बताइए। चलिए, x का पावर y है और y का पावर z है और उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, नमस्ते सर। y का पावर z है, z का पावर x, इसकी वैल्यू 125 है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर z का पावर y है और y का पावर x है, उसकी वैल्यू 243 है। कहा गया x, y और z नेचुरल नंबर है, ना ये हमारा इंटीजर है ना ये फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर है मेरे भाई, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं कराएंगे जो मेरे भाई आपके पेपर में नहीं पूछा गया होगा, जिस पे कभी SSC ने क्वेश्चन दिया ही नहीं होंगे। ये सीजल का पूछा गया सवाल है और आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना है, जल्दी से। 5 5 5 चलिए देखते हैं मेरे भाई 5 होगा कि क्या होगा। आज हमारे साथ काफ़ी होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं और काफ़ी जोर शोर से आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। चलिए, तो देखो मेरे भाई, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हो सकता है शुरू में आपका दिमाग काम ना करे, लॉजिकली जो है यहाँ पर आप सोच ना पाओ, बट थोड़ी सी चीज़ें सोचनी है और ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पर सही तरीके से देखो तो ये 125 हमारा क्या है, तो ये 5 का क्यूब है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो 5 का क्यूब है। तो यानी यहाँ पर जो है हिंदी वाले में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे कर करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ताकि, ठीक है, इंग्लिश में ऊपर सही डेटा यहाँ समझ जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इस 125 को हम 5 का दोस्त क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये 243 क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 343 होता तो वो हम क्यूब बनाते और किसका बनाते, 7 का। लेकिन ये 243 क्या है, तो ये मेरे भाई 3 का पावर है। अब मुझे बता दो जल्दी से, ये 3 का कितना पावर है, फटाक देना बताओ। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 3 का 5 पावर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे। अब जरा तरीके से देखना, अगर मैं यहाँ y को 5 मानता हूँ और z में को यहाँ 3 मान रहा हूँ, उसी तरीके से देखना, सही समझना, मतलब आपका आंसर यही 2 डेटा से आ चुका है। बिल्कुल, आप सही से देखिए, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, और अगर ये सही है तो वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ अगर y का मान 5 है तो यहाँ भी y का मान कितना है, तो 5 है, सेटिस्फाई भाई। उसके बाद यहाँ पर अगर z का मान 3 है तो यहाँ भी z का मान कितना है, 3 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम तीसरे वाले को क्या रखें, तो मेरे भाई तीसरी वाली एक ऐसी संख्या है जिससे इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 का पावर 1 रखोगे तो भी 1 कहलाएगा, 3 कहलाएगा। 5 का पावर 1 रखोगे तो भी 5 कहलाएगा। यानी x हमारा कितना था, 1 था, और x हमारा 1 था दोस्त, तभी हमने यहाँ 1 का कितना भी पावर रख लो, 1 का पावर, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, जो करना है। जैसे मानो x को 1 रख रहे हो, y को तुमने कितना रखा, 5 रखा, z को कितना रखा, 3, तो 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो तो आएगा मेरे भाई कितना, 1 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करना था आपको। ठीक है, जैसे 125 दिखा तो उसको आपको 5 का क्यूब बताना था, आपको 243 दिखा तो वो 3 का पावर 5 बताना था। y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, चलो फिर भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख लिया 1। अब हमारे आंसर आ गए तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 9 इंटू x का मेरे भाई मान कितना है, तो x का मान हमने 1 लिया है, प्लस यहाँ पर 10 इंटू y का मान कितना है, तो y का मान हमारा 5 है, माइनस 18 इंटू z का मान कितना है दोस्तों, z का मान हमारा 3 है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ये बोलेंगे सर 9 जमा 50 माइनस कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सर 59 में से 54 गया, 5 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए ज़रा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। आंसर बताइए। अगर आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार व्यक्त करिएगा। यही एक चीज़ है जो हम आपसे हमेशा मांगते हैं, और वो है आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कि यदि ये संख्या को ये संख्या से गुना किया जाए और वो 1 + 1/x आ जाए तो x का मान कितना होगा, बताइए। आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान सवाल फिर से आपने दे दिया, बताइए। ठीक है, सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोला गया 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो दोस्त, यहाँ पे 2 + 1, देखो ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/2 हो जाएगा सर, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 1 गुना 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद इंटू यहाँ पे 6 का 1 गुना 6, 6 × 1 कितना हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9/8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे 3 का 1 गुना 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ अगर हम बात करते हैं 5 का 1 गुना 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 7 का 1 गुना 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो 1 + 1/x के। दोबारा से किसके, तो 1 + 1/x के। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत तरीके से भाई। सही तरीके से देखो तो यहाँ पर 2 इस 2 को काट रहा है और ये 3 इस 3 को काट रहा है। यहाँ का 4 इस 4 को काट रहा है, यहाँ का 5 इस 5 को काट रहा है, यहाँ का 6 इस 6 को काट रहा है, यहाँ का 7 इस 7 को काट रहा है। यहाँ कितना बच गया, तो 9/8। अब ये 9/8 जो है वो बराबर होगा किसके, तो 1 + 1/x के, ठीक है। इस 9/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 9/, अब देखो एक होता है ना बेसिक तरीका सॉल्व करने का। बेसिक तरीका क्या होता है, यहाँ से 1 को लाएंगे, यहाँ हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सारा खेल करेंगे। मेरे भाई ऐसा क्यों करते हो? ये 9/8 को जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। जो चीज़ 9/8 है मेरे भाई, अगर आप उसको 8 से भाग करोगे तो 8 का 1 गुना 8 + 1/8 आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो यानी ये 9/8 दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो 1 + 1/8 है मेरे भाई। 1 से 1 खत्म, x की वैल्यू 8 आ गई, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पेपर में आपको अपना अप्रोच ऐसे रखना है ना जो आपको समय बचा के दे, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर पाए। नहीं तो फिर वही कहानी होगी कि आधा समय मैथ और रीजनिंग में लगा दिया और उसके बाद समय बचा ही नहीं, तो जीएस में जो है वो तुक्के से काम चल रहा है और इंग्लिश में बिना पैसेज पढ़े जो है जय माता दी जय माता दी चल रहा है। ये काम नहीं करना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। थोड़ा हल्का सवाल है यहाँ एक और, ठीक है। ये हमसे क्या कहा गया, द सम ऑफ 2 नंबर इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज। दो संख्याओं का अलजेब्रा में कुछ ऐसे छोटे मोटे भी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन टफ नहीं रखे हैं, कुछ थोड़े आसान भी रखे हैं, कुछ थोड़े मुश्किल भी रखे हैं, ठीक है। ये सवाल का आंसर बताइए। दो संख्याओं को जोड़ने पे 59 आता है, एक बार उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1150 है, तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा? सर प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई प्लेलिस्ट बनवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा दो संख्याओं का सम हमारा कितना है, तो दो संख्याओं को जोड़ने पे हमारा 59 आता है। साथ में यहाँ पर कहा गया कि उनका प्रोडक्ट हमारा कितना है, तो उनका प्रोडक्ट हमारा 1150 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा, अगर ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर को हम जोड़ें तो वो हमारा कितना आएगा। यानी मेरे भाई ये वोल स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया। वोल स्क्वायर का कैसे हो गया, जब तक हम इनका वोल स्क्वायर नहीं करेंगे हमारी कहानी नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसका वोल स्क्वायर करो। तो a + b का वोल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का वोल स्क्वायर a² प्लस मेरे भाई b² और प्लस कितना होता है 2ab होता है। a + b का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर आप लिख दीजिए 59 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वैल्यू पता करनी है तो इसे मैं k मान लेता हूँ। ए बी का मान 1150 है, 1150 का दोगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 2300 हो जाएगा। समझ गए इस बात को यहाँ पर। अब ये 59 का स्क्वायर थोड़ा लफड़ा क्रिएट करता है आप लोगों के लिए कि यार 59 का स्क्वायर हम कैसे निकालें कैसे नहीं, ठीक है। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, देखिए
एक हमारा है ना पॉइंट, थोड़ा तरीका होता है, थोड़ा एक ट्रिक होता है, वो आपको सीखने की ज़रूरत है कि 50 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इसके लिए अनअवेयर होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो बस मेरे भाई वो सीख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर सभी से चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा दो केस होता है, एक केस होता है हमारा 50 का, दूसरा होता है हमारा 100 का। 50 में भी मेरे भाई दो केस होते हैं, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे 50 से ज़्यादा 51 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा मेरे भाई 52 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा आप देखिए 53 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 50 से ज़्यादा हमारा 54 का स्क्वायर हो गया। आप किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 58 का स्क्वायर निकाल लीजिए या 59 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आप किस तरीके से निकालेंगे। आज के बाद ऐसे संख्याओं को आप काफ़ी शॉर्ट में मेरे भाई कर पाएंगे, यकीन मानिए। आप कैसे करेंगे वो देखिए। आपको बस यहाँ कुछ नहीं करना है। चलिए मानिए हम 54 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, ये देखना कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। आप मुझे खुद बताइए 50 से कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर ये 50 से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। मेरे भाई ये जितना ज़्यादा है ना 25 में उतना ही जोड़ दो, ठीक है। ये 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो। 25 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? तो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा था ना, तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। दोबारा कह रहे हैं 50 से 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ दो और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं 58 का। ये 50 से कितना ज़्यादा है? बोलोगे गुरुदेव 8 ज़्यादा है। तो अगर 50 में 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? 9। तो 25 में 9 को जोड़ेंगे, 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? यहाँ फटाफट मुझे यहाँ पर जो है वो 60 तो नहीं बोलूँगा, 57 का स्क्वायर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में सारे के सारे। 57 का स्क्वायर कितना होगा, ताकि हम देख पाएँ कि आपको 57 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं या नहीं। सभी से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए 57 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 57 का स्क्वायर बताओ मेरे भाई। क्या बोलोगे? बोलोगे सर 50 से कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर 50 से हमारा ये 7 ज़्यादा है। 25 में 7 को जोड़ते हैं तो 32 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32 49 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है कि हम यहाँ क्या करें। यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। अब अगर 3 का स्क्वायर है तो ऐसे नहीं करते कि हम यहाँ 9 लिख देते हैं, नहीं, ये गलती होता है, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी हम यहाँ जो संख्या एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर लिखेंगे ना, तो उसके साथ 2 अंक रख रहे होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम 9 ना लिख कर यहाँ कितना लिखते हैं? 09 लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे 52 है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 25 में 2 जोड़ दो, 27 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आप बताइए 51 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में 51 का स्क्वायर चाहिए मुझे सभी से। 51 का स्क्वायर कितना होगा? फटाफट बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान, 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए तो सर 26 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा? ये हमने उन संख्याओं के लिए सीखा जो हमारे 50 से ज़्यादा थे। अब हमारी बारी है उन संख्याओं को सीखने की जो हमारे 50 से कम है। 50 से कम होने का मतलब क्या हो गया? 50 से कम होने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको 49 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, या जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, 47 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए और यहाँ 46 का निकालना पड़ जाए, या फिर हमारा 45 हो गया। मतलब आप किसी भी संख्या का भाई निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ देखो तो बोलोगे सर इतना आसान, फिर वही बात हो गई। आप ये बताओ ये 50 में कितना कम है? कम कितना है ये बताओ? कम कितना है? तो 6 की कमी है। 50 में अगर 6 की कमी है ना, तो अब 25 में कम करेंगे कि जोड़ेंगे? पहले जो ज़्यादा था तो जोड़ते थे, अब कम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो मेरे भाई घटाएंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 50 में 6 की कमी है तो 25 में 6 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 19। कितना कम किया है? कई बच्चे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना। कितने की कमी है? तो 6 की कमी है। तो 6 की कमी है तो 6 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे? 36 लिखोगे। आ जाओ यहाँ पर 50 से ये कितना कम है? तो बोलोगे 5। कितना कम है? 5। तो 25 में 5 कम करो, तो 25 में 5 कम करोगे तो 20 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा।
ठीक है। सेम तरीके से आ जाओ 46 के स्क्वायर में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में 46 का स्क्वायर बताओ, क्या बोलोगे? 50 में कितने की कमी है? 4 की, तो 25 में 4 की कमी करेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 2116 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे 47 के स्क्वायर का, बिना किसी का देखे सॉल्यूशन खुद से बताएंगे कि 47 का जो है यहाँ पर कितना स्क्वायर होता है। जल्दी से, प्रिया, निधि, राहुल, योगेश, अंकित, पूजा, आशा, देवेंद्र, योगेश, श्यामलाल, निकिता, मेडिटेशन, संदीप, मोहित, अंकुर, बहुत शानदार मेरे भाई। आ जाइए जल्दी से। बोलेंगे सर 3 की कमी है, 50 में 3 की कमी है, तो 25 में 3 कम कर दीजिए 22, और 3 का स्क्वायर के लिए 09 लिखते हैं सर। यहाँ 50 में 2 की कमी है, तो 25 में 2 की कमी कर दीजिए 23, 2 का स्क्वायर 04। यहाँ 50 में 1 की कमी है, तो 25 में 1 कम कर दीजिए तो 24, और 1 का स्क्वायर 01। मेरे भाई एक खत्म कहानी, आपका आंसर आ गया सारा का सारा। 100 वाला फिर हम आपको बाद में ट्रिक बताएंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, फिलहाल अभी नहीं है तो अभी यहीं रहने देते हैं और सवालों पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ गए। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल पर आते हैं, अपने जो सवाल हम पढ़ रहे थे, तो वही बात है 59 का स्क्वायर है, तो 50 से 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ दिया तो 34 हो गया, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया। और मेरे भाई उसमें से हमने 2300 को घटा दिया तो ये हमारा के का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 1181 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और बाकी वी से अगर आपको कोई प्यारा सा वोकैबुलरी याद है तो जल्दी से मुझे जो है एक वोकैबुलरी बता दीजिए, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, आ जाइए। प्रतिशत का एक ऐसा सवाल देखिए, ये जो सवाल है आपको, ये काफ़ी बार अभी आपके मेंस में पूछा जा चुका है। प्री तो छोड़िए, मेंस में काफ़ी बार ये पूछा गया है और पहले से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, कहा गया एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है, और जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% हमारी लड़कियां उपस्थित हैं, ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, हमें यहाँ पर यह बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है मेरे भाई? बहुत शानदार, बी से बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरी बच्चों ने बताई है। बेनिफैक्टर, ठीक है, बेनिग्न, ठीक है, बहुत शानदार। ब्लास्फेमी, बेलिजरेंट, बैरन, बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है धोखा देना, चलिए ठीक है। ब्लास्फेमी मतलब हो जाता है कुछ भी, एक तरीके से मतलब इस सैक्रेड हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो एक तरीके से जो है पवित्र ना हो। विजार्ड नहीं होता है मेरे भाई, विजार्ड होता है, WIZARD होता है। ठीक है, अब बटरफ्लाई, तुम्हारे फूफा पूछेंगे बटरफ्लाई SSC के पेपर में, रुक जाओ, बटरफ्लाई बता रहा है। बी पर बाबू भी बोल दो तुम, ठीक है, बोल दो, यहाँ पे 2 बाबू के आशिक यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी बोल दो। बजरंग दल, वाह भाई, बी फॉर बजरंग दल सही है। मतलब हम यहाँ पर बजरंग दल वालों को पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं मेरे भाई। बी फॉर बेबी, क्या क्या मतलब है? कुछ भी, सुधर जाओ। हाँ, बी मतलब छोटा सा बच्चा, समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ। तो एक क्लास में इतना परसेंट है। अब देखो सारा खेल जो होता है ना परसेंटेज का होता है। ठीक है, अब इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कह दिया कि ठीक है, कुछ नहीं, छोड़ो, तो मुझे यहाँ पर इस परसेंट को तोड़ना है। अब क्या होता है ना कि आसान आसान प्रतिशत अगर हमें दिया रहता है, जैसे 30%, 40%, 50%, ये सारे के सारे दिए हो तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब ऐसा परसेंटेज दिया रहे तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है? इलाज है मेरे पास, और वो यहाँ पर ये है कि दुनिया के लिए ये 83 और 1/3% हो सकता है दोस्त, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आप इस परसेंट को 2 भाग में तोड़िए। हम बाकी बात बाद में देखेंगे, सवाल को बाद में। पता है क्या बोला? बोला देखो तुम्हारे क्लास में कुछ लड़कियां हैं और उन लड़कियों की स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि पूरे क्लास का 83% के करीब में उनका स्ट्रेंथ है, जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। ठीक है, बोला गया इतने % लड़के और इतनी % लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितना है? तो मेरे भाई हमें कुछ संख्या माननी पड़ेगी, उसके आधार पर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो परसेंट दिया गया, ये परसेंट हमारा किसके बराबर है बताओ? तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये परसेंट 2 लोगों से मिलकर बना है 83, और ये किससे बना है? तो ये हमारा 50% से बना है, और साथ में यहाँ 33 सही 1/3% से बना है। इतनी तो नज़रें आपकी तेज होनी चाहिए
कि वो मेरे भाई पकड़ पाए कि जब 1/3 है ना, इसका मतलब 33 सही 1/3 है, या फिर 3 सही 1/3 है। अब इसका फ़ायदा हम आपको बताते हैं। ये 50% को अगर आप तोड़ेंगे तो ये 1/2 है, और इसे आप तोड़ेंगे तो 1/3 है। अगर आप इस फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 + 2 यानी 5/6। यानी कहने का मतलब आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 6 का मल्टीपल होगा, और उसमें यहाँ पर 5 लोग जो हैं एक तरीके से लड़कियाँ होंगी यहाँ पे। यानी हम 6 की जगह पर हम 60 ले लें, या हम अगर 600 ले लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हमने कहा यार है ना, बच्चों की संख्या देखो, ये क्या बता रहा है, तो ये टोटल संख्या बता रहा है, और ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, तो ये गर्ल्स की संख्या बता रहा है। क्योंकि यही बोला गया था ना कि इतने प्रतिशत लड़कियां हैं, ये परसेंटेज को जब तोड़ा तो 5/6 आ गया। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू, ऊपर हमेशा जिसके बारे में बात होती है। यानी अगर 6 टोटल है तो हमारी लड़कियां कितनी है, 5 है। मैं 6 को 6 नहीं मानूंगा, 6 की जगह 600 मानूंगा, ताकि मेरे लिए जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर हम मान लीजिए टोटल बच्चों को 600 मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उसमें यहाँ 2 भाग होंगे, एक हमारा गर्ल्स होगा और एक हमारा कौन होगा, बॉयज़ होगा। ये हमारा गर्ल्स हो गया और ये हमारा कितना हो गया, बॉयज़ हो गया। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये 5 है, ये 60 है तो 50 है, ये 600 है तो ये कितना होगा, 500। तो लड़कियों की संख्या मेरे भाई कितनी, 500, तो लड़कों की संख्या हमारी 100। अब आप मुझे बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे मेरे भाई एब्सेंट जो है उनकी वैल्यू निकालनी है। अधिकतर यहाँ पर गलती क्या होती है, लोग प्रेजेंट की वैल्यू निकालते हैं और प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के बाद टोटल में से माइनस कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों करोगे, सीधा का सीधा एब्सेंट ही निकाल लो ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 60% लड़के अगर प्रेजेंट हैं, आए हुए हैं, तो नालायक कितने थे, 40% जो क्लास में नहीं आए, ठीक है, बंक मार के कहीं घूमने गए, तो 40% बच्चे नहीं आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एब्सेंट के बारे में, तो एब्सेंट हमारा कितना है, इसका 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 80% लड़कियां प्रेजेंट हैं, गायब कितनी है, 20%। 20% मेरे भाई वो नहीं आई हैं, वो भी इनके साथ बंक पे गई हैं एकदम मूवी देखने, ठीक है। इसका 10% हमारा 50 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर हम बात करते हैं कि कितने परसेंट एब्सेंट थे, तो 100 + 40 यानी कितना, 140। इतने लोग मौजूद नहीं थे। कितने के ऊपर, तो मेरे भाई 600 के ऊपर, तो इतना बटे 600 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ये वाला कंसेप्ट में मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से हमने काटा 3 बार में, और ये 70/3। अब 70/3 है तो मेरे भाई 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 3 का 3 गुना 3, 23 सही, 1/3% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था क्योंकि मैंने 2021 का मेंस का पेपर देखा, 2022 का मेंस का पेपर देखा, 2020 के मेंस का पेपर देखा, और तीनों साल बैक टू बैक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और हाँ, 2020 में क्वेश्चन क्या था, तो 2020 में क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2 तरह के एक सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन हो गए, एक यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। सीनियर सिटीजन में फलाना % पढ़ा लिखा है, फलाना % अनपढ़ है। नॉन सीनियर में इतना % पढ़ा लिखा है, इतना % अनपढ़ है। तो बताओ मेरे भाई कितना % इलिटरेट सिटीजन हो गया। सेम कंसेप्ट था कि पहले एक संख्या 2 भागों में टूटती है, फिर वो मेरे भाई 2 भागों में, जैसे यहाँ गर्ल्स प्रेजेंट में और एब्सेंट में टूटा, बॉयज़ प्रेजेंट और एब्सेंट में टूटा, वैसे ही वो भी सवाल था। फिर उसके बाद 2021 में इसमें जो क्वेश्चन आया उसमें यहाँ पर ये दिया गया था कि एक शहर में कुछ लोग रहते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल की संख्या इतनी थी, फीमेल की संख्या इतनी थी, ठीक है। मेल का इतना % मैरिड है, इतना % अनमैरिड है, फीमेल का इतना % मैरिड है और इतना % अनमैरिड है, ठीक है। और यहाँ बोला गया था बताइए टोटल अनमैरिड पॉपुलेशन कितना होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बार ये मेंस में आया है जो कि हमने आपके सामने करवाया है। तो लगभग 3 बार मेंस में सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। एक संख्या मान के 2 भागों में तोड़ना है और उनके फर्दर 2 भाग होंगे जो आपको कैलकुलेट, अगर इलिटरेट कैलकुलेट करना है शुरू से इलिटरेट लेके जाना, मैरिड कैलकुलेट करना है मैरिड लेके जाना, मुझे एब्सेंट कैलकुलेट करना था मैं एब्सेंट लेके गया। ये नहीं कि प्रेजेंट निकाल के बाद में माइनस करें, ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर एक सवाल हमारा छोटा सा है, इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, चलिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने। सर आपकी डेली क्लास चलती है अभी? हाँ जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर कल से रोज रात, मतलब आज से, कल से नहीं आज से रोज रात 8:30 बजे हमारी क्लास चलेगी। बिल्कुल रोज रात 8:30 बजे इसी चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज ये जल्दी से आंसर दीजिए। कहा गया यदि ये 7 अंकों की संख्या हमारी 72 से विभाज्य है
किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो हमें 2x प्लस 3y का मान क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। 2x प्लस 3y का मान हमसे पूछा गया है, क्या बोलेंगे बताइए। हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ये संख्या देखिए किससे विभाजित है, तो 72 से विभाजित है। दुनिया की जो भी संख्या 72 से विभाजित होती है, यानी यहाँ पर वो 8 से भी होती है और वो हमारा 9 से भी होती है, ठीक है। तो एक बार मुझे इसमें 8 का नियम लगाना है और एक बार मुझे इसमें 9 का नियम लगाना है। अब अगर मान लो कि जो संख्या हमारी 8 से कटेगी, यानी उसके आखिरी के 3 अंक हम चेक करेंगे। तो जैसे ये संख्या हमारी 8 से कटेगी तो उसके आखिरी के 3 अंकों को हमें चेक करना है। तो पहले हम यहाँ पर 8 का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, तो 8 का नियम लगाते हैं। तो हम बोलेंगे सर रूल ऑफ 8, और 8 का नियम हमारा क्या होगा, तो आखिरी की 3 संख्या हमारी 8 से कटनी चाहिए। तो यानी हम यहाँ पर बोलेंगे सर 9 हो गया, y हो गया और 6 हो गया, ये मेरे भाई यहाँ पर 8 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार वैल्यू को रख कर देखो, y बराबर 0 रख कर देखो, कटेगा तो हमारा तुम्हारा 90 26 नहीं कटेगा, y बराबर मेरे भाई 3 पे कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर 13 हो जाएगा 8, बिल्कुल y बराबर 3 पर कटेगा। आप y बराबर 0 ले लो, y बराबर 1 ले लो, y बराबर 2 ले लो और उस पर चेक करके देखो, नहीं कटेगा, ये मेरे भाई y बराबर 3 पर कटेगा। अच्छा, सबसे मजे की बात अगर हम आपको बताएं, अगर ये y आपका दहाई के स्थान पे है, अगर ये y आपका दहाई के स्थान पे है, तो और क्या क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर ये y बराबर 3 पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसमें 4 जोड़ दो, यानी ये y बराबर 7 पर भी सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई। कारण यहाँ पर ये है कि 8 का 5 गुना 40 होता है, तो हर 40 संख्या जो है वो हमारी मल्टीपल होती चली जाएगी। कहने का मतलब अगर 36 हमारा कटेगा, 36 में फिर आप 40 जोड़ देंगे तो 76 वापस से हमारा 8 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं 76 करके, यानी यहाँ जो भी वैल्यू आती है बस उसमें 4 जोड़ दीजिए। तो y का मान 3 भी हो सकता है, y का मान 7 भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं 8 का नियम हमने देख लिया, अब हम देखेंगे किसका नियम, 9 का नियम। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं रूल ऑफ 9 पर, और 9 का रूल हमारा क्या कहता है जरा हम वो भी देखते हैं। तो हमने 9 का रूल देखा दोस्त, यहाँ पे 9 का रूल क्या था, तो हम एक बार दोनों संख्याओं को लेके चलते हैं। 9 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर x भी ले लिया, 2 भी ले लिया, फिर हमारा 9 हो गया, ठीक है। y और 6 हमारा, y की वैल्यू कितनी है, तो 3 हो गई, और एक बार कितना 6 हो गया भाई। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, x हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, और ये 7 हो गया, 6 हो गया। मतलब एक बार ये कंडीशन और एक बार ये कंडीशन, हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे। जो संख्या हमारी 9 से कटती है उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 होना चाहिए, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 9 से हमारा 9 खत्म, 9 से हमारा 9 खत्म, 6 और 3 हमारा 9 खत्म, 4 और 2 6 हो गया। तो मेरे भाई इसका मतलब कितना होगा, ये 3 होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 3 होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये केस पॉसिबल है? एग्जामिनर ने कहा है आपका x और y बराबर नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पर मेरे भाई देखिए y को आपने 3 लिया और y को 3 लेने से x की वैल्यू भी 3 आ गई, तो ये केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के दोनों बराबर हो जा रहे हैं। वो केस तो गया मेरे भाई। अब आ जाओ इसके ऊपर, ठीक है। 9 हमारा खत्म हो गया, 9 हमारा 9 से खत्म हो गया, 7 और 2 हमारा 9 खत्म हो गया, 6 और 4 11 है। 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो 11 में हम 7 जोड़ेंगे ताकि वो 18 बने, और 18 हमारा 9 से कट जाता है, तो यानी x का मान हम कितना लेंगे, तो 7 लेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमारा 2x प्लस 3y का मान बोला है भाई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आपने कितना लिया, तो x का मान कितना लिया, 7, तो 7 का 2 गुना हमारा 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। y का मान आपने कितना लिया, y का मान 7 लिया, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा आंसर 35 आएगा। और तब से मेरे भाई बच्चे भी जो है यहाँ 35 बता रहे हैं। 37 क्यों बता रहे हो भाई, 37 क्यों बता रहे हो? किसने कहा तुम्हें 37 बताने को, बताना यहाँ पे 37 क्यों बताया आपने, ठीक है, क्यों बताया? 9 खत्म 7 दोनों। अच्छा, एक सेकंड 6 4 10 है ना, तो ये 8 होगा भाई, 8 होगा। एक सेकंड रुक जाओ, 6 और 4 10 है, तो 10 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा, ठीक है। 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, और x की वैल्यू 8 हो गई तो 8 का 2 गुना 16 हो गया, और y का मान 3 है तो 3 का 3
y का मान हमारा 7 है तो 7 का 3 गुना 21 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तब जाकर 37 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि 7 + 4 11 होगा, तो 11 में हमें 7 जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने 7 ले लिया। बट यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्योंकि देखो 6 और 4 10 है, 10 में कितना जोड़ोगे कि 9 से कट जाएगा, तो 8 ही जोड़ना पड़ेगा। x की वैल्यू 8 आ गई, 8 का 2 गुना 16, 7 का 3 गुना 21, हमारा 37 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। ये हमारा 2 आर्टिकल का केस है मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो है पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके। ठीक है, ज़रा इस सवाल को भी देखिए। ठीक है, क्या कहा गया है, रेशमा रुपए 1734 में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वस्तु ए को 16% के हानि पर बेचती है, वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा समान है, तो यहाँ पर वस्तु ए को अगर इतने रुपए में बेचा गया है तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब मेरे भाई पता है क्या है, जैसे आज नहीं पिछले कुछ सालों से हमारा जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा चला जा रहा है। ठीक है, और आपके प्री में भी, मतलब ये ऐसे सवाल होते हैं ना जहाँ पर कंपटीशन में थोड़ा लीड देते हैं। कहने का मतलब कि जिसको बेसिक चीज़ें आती हैं तो वो बड़े आराम से जो है अपना टुच्चा कंसेप्ट लगाता है और आगे निकल जाता है, लेकिन ऐसे सवाल जब आते हैं तो वहाँ पर जाके वो फंस जाएगा। फिर यहाँ पर ये सवाल वही स्टूडेंट बना पाता है जिसके खुद के नॉलेज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर बात काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर में पूछे जाते हैं और यही जो है हमारी कॉम्पिटिशन्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे प्रॉफिट लॉस में कई सारे केस होते हैं, जैसे अगर हम 2 आर्टिकल्स की बात करते हैं तो या तो हम दोनों आर्टिकल्स को जो है समान कीमत पर खरीदें या फिर हम उनको समान कीमत पर बेचें, या फिर ऐसा होता है कि CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। मैंने मेरे भाई काफ़ी सारे केस डिस्कस किए हैं यहाँ पर, जो अपने बैचेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ, वहाँ पर समझा भी रहा होता हूँ। अगर यहाँ देखेंगे तो आपसे कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, मतलब आप 2 वस्तुओं को खरीदते हो और दोनों को बराबर दाम पर बेचते हो, यानी पहले आर्टिकल का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वही आपके दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हम सेलिंग प्राइस को कैसे लिखते हैं वो बताओ। तो जैसे मानो मैं यहाँ बोलूँगा कि मानो ये पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है, तो 100% होता है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 100% के सामान पे यहाँ जो है वो कितने की हानि है, तो 16 की हानि के। आप देखो ना यहाँ पे क्या कहा है, सी सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 16%, वो ए को 16% के नुकसान पर बेचती है। तो यहाँ सामान कितने का, 100 का, नुकसान कितने का, 16 का, तो 100 - 16 यानी 84 में बेचेगी। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो दूसरे आर्टिकल की क्या कहानी है, मान लो इसको हम इतने में खरीद रहे हैं, ये 2 में खरीद रहे हैं। ठीक है, ये खरीद रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस है, तो जिसकी वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं और पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पता करना है तो हम देखते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ कहा गया है कि उसने बी को 20% के लाभ पर बेचा है, 100% के सामान में 20% का लाभ, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये CP था तो SP निकाल दिया, CP था तो SP निकाल दिया बराबर। हम यहाँ दोनों को भाई काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तरीके से, तो देखिए 12 से आप काटेंगे 10 बार में कटेगा आपका। ठीक है, या 12 से छोड़िए, आप इसको किससे काटेंगे, 4 से तो काट ही सकते हैं, 6 से भी आप इसे काट सकते हैं। 12 से कटेगा आपका, हाँ 12 से। ठीक है, तो 12 से आप इसे काटेंगे तो 12 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो 7 बार में, और 12 से कितनी बार में, 10 बार में। तो अगर हम यहाँ बराबर करें मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पहला बट्टे में कितना हो जाएगा, दूसरा बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 10/7 के। ये रेशियो हमारा क्या बताता है, तो ये रेशियो इनका क्रय मूल्य बताता है कि यदि आपने पहले वाले को इतने में खरीदा है तो दूसरे वाले को आपने कितने में खरीदा होगा, 7 यूनिट में खरीदा होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ दोनों की वैल्यू दी गई है और कहा गया है यहाँ पर कि रेशमा ने आर्टिकल ए और बी मिलाकर 1734 रुपये में खरीदे। कितने में खरीदे, तो 1734 रुपये में, यानी इसका 10 और इसका 7 मिलकर कितना है, 17 यूनिट है। और ये 17 यूनिट का मान कितना है, तो बोला जाएगा सर 17 यूनिट का मान हमारा 1734 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 102 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 102 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें किसका प्रॉफिट % निकालना है, ए का। तो भाई मेरे अगर ए का प्रॉफिट % निकालना है तो ए का क्रय मूल्य
मूल्य निकालना ज़रूरी है। और मैंने जीवन भर आप लोगों को समझाया है कि कभी भी अगर किसी का भी प्रॉफिट का परसेंट निकालना होना तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात देखा जाता है, ना कि वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए ए के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ और यहाँ पर मैं ए का सीपी देख लूँ और एक बार एसपी देख लूँ भाई, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 17 यूनिट का मान 1734, तो 1 यूनिट का मान कितना 102। अगर 1 यूनिट का मान 102 है ना, तो ये जो पहला वाला आर्टिकल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10 इंटू मेरे भाई 102 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का मान इतना है तो 10 का मान मेरे भाई इतना हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। अब बात करते हैं एसपी के बारे में, तो हमने उसे कितने में बेचा है, तो 1147.5। ठीक है, हमने उसे कितने में बेचा है, तो बोलेंगे सर 1147.5। यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे भाई रेशियो ले लो, यहाँ से दशमलव उड़ाओ, यहाँ जीरो आ जाएगा और जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर सीधा कितना लिखोगे मेरे भाई, तो फिर यहाँ 5 लिखोगे। अब आप यहाँ रेशियो लो, आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, रेशियो से अगर आप इसे काट सकते हो तो मेरे भाई रेशियो से काट लो, सबसे बढ़िया। अगर आप जैसे मान लीजिए 17 से अगर आप काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, 17 से मेरे भाई काटेंगे तो 17 का 6 गुना 102। ठीक है, आपका हो जाएगा 127। ठीक है, 17 का मेरे भाई 7 गुना 119 और 5 बार में 85। और उसके बाद अगर आप काटते हैं यहाँ पर दोस्तों, और काट सकते हैं आप इसे, जैसे मान लीजिए कि आपने इसे 25 से काट लिया। 25 से काटने का मतलब 1 5 इसका ले लो, इससे 5 से काटोगे तो 2 बार में और 5 से काटोगे तो 12 बार में, और यहाँ 25 से काटोगे तो 25 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 25 से ये 27 बार में जाएगा। ठीक है, 25 से कितनी बार में जाएगा, 27 बार में। बाकी 3 से तुम और काट लो, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, तो ये तुम्हारा रेशियो हमारा 8 और 9 का अनुपात हो जाएगा। 8 का समान 9 में, 8 का समान अगर 9 में है तो मेरे भाई प्रॉफिट आपको कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1 का प्रॉफिट होगा कितने पे, 8 पे, इंटू कितना मेरे भाई 100, तो 1/8 कितना होता है, तो 12.5%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि हम सेम सीपी पर बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेम एसपी पर बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले का इतना परसेंट दूसरे के इतने परसेंट के बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों का सीपी हम कंपेयर कर लेंगे। इसमें 2 तरह का सवाल मेरे भाई बनता है। पहला यहाँ पर यह बनता है कि दोनों का क्रय मूल्य आप बताओ, तो वो यहीं से बना लेते। 17 का मान 1734, तो 1 का मान 102, तो पहले का क्रय मूल्य क्या होगा, 10 इंटू 102 और दूसरे का 7 इंटू 102। और दूसरा जो बन जाता है वो थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, और वो ये बन जाता है कि उनका प्रॉफिट परसेंट बताओ या लॉस परसेंट बताओ। तो हमने ए को खरीदा इतने में था, बेचा इतने में, रेशियो 8 और 9 का आ गया। मैं शुरू में ही चाहता तो यहाँ पर काट देता 8 और 9 से, लेकिन वो आप कैच नहीं कर पाते हमारे कैलकुलेशन को, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके काटा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। चलिए एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर करके हर तरह के सवाल हम आपको मेरे भाई देते रहेंगे, एक आसान थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आसान थोड़ा मुश्किल, ताकि मज़ा बना रहे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर आंसर कितना होगा। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 44, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, चलिए 10 10 10, बहुत शानदार। देखो मेरे भाई क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, औसत मेरे भाई उसे कहते हैं एक तरीके से जो हमेशा बैलेंस हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, जैसे शादी होने के बाद आपकी भी हालत जो है वो औसत वाली हो जाएगी, एक तरफ माँ की सुननी है, दूसरी तरफ बीवी की सुननी है, और बीच में चुपचाप पड़े रहना है, किसी की साइड ले नहीं सकते, वो वाली हालत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बीवी की तरफ झुका हुआ तो मम्मी जो है अपना एकदम ऐसे आँख दिखाएगी, अच्छा तुम जोरू का गुलाम हो गए हो, और थोड़ा सा मम्मी की तरफ गए तो पत्नी बोलती है, अच्छा आप जो है यहाँ पर माँ के पल्लू में बंधे रहिए। तो न्यूट्रल होना पड़ता है मेरे भाई, चुपचाप आपस में देखना पड़ता है, बस वही वाली कहानी हो जाती है। तो आप कौन से कंडीशन में आ जाते हैं, एकदम औसत में। ठीक है, मार्केट जाना है, डिसाइड कर लो बीवी के साथ जाओगे कि पत्नी के साथ, मतलब मम्मी के साथ जाओगे। अब सब्जी लेना है तो मम्मी के साथ जाओ, शॉपिंग करना है तो बीवी के साथ जाओ, यही कहानी चल रही होती है। दुनियादारी है भाई, क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि देखो शादी हुई नहीं है हमारी, एक्सपीरियंस अभी जो है थोड़ा बहुत लोगों से एक्वायर कर रहा हूँ चीज़ों को लेके। देखिए बाकी बाद में हमारे साथ ऐसे वाली कहानी ना हो। ठीक है, चलो भाई
चलो भाई, तो यहाँ पर क्या कहा गया, 35 इवन संख्याओं का औसत। मेरे भाई वो 35 इवन हो या वो 35 ऑड हो या वो 35 नेचुरल नंबर हो, जब भी हमारे ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं ना, तो एक संख्या बीच में होती है और बाकी जो होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो 35 में एक संख्या यहाँ पर होगी, 35 संख्याओं में एक संख्या यहाँ पर होगी, बच कितना गया 34, तो वो 34 संख्याओं में 17 संख्या इधर होगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, तो 17 संख्या हमारी जो है वो इधर होगी। बोले नहीं, एकदम बैलेंस रहेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 17 बार इधर शॉपिंग गए हैं तो 17 बार इधर भी शॉपिंग पे जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब घर में खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे दो दो जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ जैसे जैसे पीछे चलते चले जाओगे दो दो घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में जो विराजमान है वो मेरे भाई कितना है, तो बीच में जो विराजमान है वो 44 है। आपसे यहाँ पर कहा गया सबसे छोटी संख्या बताओ। जब आप पीछे जाते हो तो छोटी संख्या आती है, जब आप आगे जाते हो तो बड़ी संख्या आती है, ठीक है। यहाँ पर हर एक संख्या के चलते कितने की कमी हो जाएगी, तो यहाँ हर एक संख्या के दो दो की कमी हो जाएगी, तो 17 संख्याओं के चलते कितने की कमी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 44 था, हर संख्या के चलते 2 की कमी, तो 17 संख्याओं के चलते सर 34 की कमी, तो 44 में से 34 चला गया तो आएगा 10, यानी स्मॉलेस्ट संख्या हमारी कितनी हो गई, तो 10 हो गई। लेकिन अगर वहीं पे लार्जेस्ट पूछ लेता तो लार्जेस्ट में हम क्या बताते, बोलेंगे सर हर संख्या के दो दो बढ़ता चला जा रहा है, इवन है तो अगला इवन 2 जोड़ने पे आएगा, अगला इवन 2 जोड़ने पे आएगा, तो हर संख्या दो दो बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए सर 44 है, 2 बढ़ेगा कितनी संख्याओं पे, 17 पे, तो यानी 34 ऐड हो जाएगा 34, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 78 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। समझ गए मेरी बात को, कि अगर हमारा छोटू ये है तो हमारा बड़ा वाला आंसर कितना होगा, 78 होगा। ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन, ये भी हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हमें हर तरह के सवालों पर अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। ये है तो एक आइडेंटिटी मेरे भाई यहाँ पर, और इसके ऊपर क्वेश्चन तरीके से पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी हम काफ़ी सारी बातें समझेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारी 1 होती है तो कॉस का मान कितना होता है। 2 तरह के रिलेशन होते हैं, एक सेक और टेन में होता है, दूसरा हमारा कॉसेक और कॉट में होता है, और जनाब हमें दोनों जानना है। बताइए रीज़न बताओ मेरे भाई। रीज़न में तो भी बहुत समय लग जाएगा जानने में, रीज़न जाना है तो फिर आराम से आप एप्लीकेशन पे बैच लीजिए, तरक्की से पढ़िए, ठीक है। आधे घंटे एक एक चीज़ को हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी रिवीजन क्लासेस में यहाँ पर रीज़न बताने लगे तो आपकी रिवीजन हम कैसे करवाएंगे आप बताइए। अब 30 दिन बचे हुए हैं आपके सीजल के पेपर में, अब इसमें हम रीज़न खेलेंगे दोस्त, तो आपका प्रैक्टिस कौन करवाएगा आप ये बताओ। हाँ, अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है या बहुत समय है आपके पास, तो आप आराम से चैंपियंस 9.0 10.0 जो भी हमारा बैच है वो आप आराम से लीजिए, एनरोलमेंट लीजिए, उसमें बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। फिर हम आपको गणित से मोहब्बत ना करा दिए तो हमारा नाम बदल दीजिए, ठीक है। दुनिया में अगर किसी को गणित नहीं भी आता ना, भेजो हमारे पास, हम बिठा के उसको सिखाएंगे कि गणित होती क्या है और कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर किया जाता है, ठीक है। ये आत्मविश्वास मुझे अपने अंदर तब आया है जब हमारे बच्चे जो हैं उस तरीके से, जिनको कुछ नहीं आता था वो भी सीख कर उन्होंने सिलेक्शन लिया, तो वहाँ से आत्मविश्वास आता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, ठीक है। आपको हमारे इसी कमेंट बॉक्स में बच्चे बता देंगे कि उनका मैथ्स कहाँ था और कहाँ हो गया क्लासेस लेने के बाद, ये मैं नहीं बोलूँगा, बच्चे बता देते हैं, ठीक है। बस वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। आ जाइए, तो हमें यहाँ पर 2 बातें सीखनी है, और सबसे पहली बात क्या सीखनी है, जिस तरीके से मेरे भाई क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरे भाई बराबर होता है 1 के। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और दूसरा भाग मेरे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम तोड़ सकते हैं दोस्त। यहाँ तो बोलोगे हाँ गुरुदेव तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हमारी काम की बात क्या निकलेगी, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हम सर यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है ना सर, ठीक है, ये टर्म पूरा का पूरा उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा सर 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। बड़े ध्यान से समझिएगा कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको प्रूफ करके बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यानी अगर मेरे पास माइनस की वैल्यू पता है, ऐसे समझ लो प्लस की वैल्यू पता है, प्लस की वैल्यू
का उल्टा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, या माइनस का उल्टा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसी पर हमारा एक आइडेंटिटी बना। और दोस्तों आइडेंटिटी क्या बना, तो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या किया, एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है वो ये कहा कि देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, ऐसे समझ लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी है। तो हमने यहाँ पर कहा सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मतलब या तो एग्जामिनर प्लस की वैल्यू दे या एग्जामिनर माइनस की वैल्यू दे, हम यहाँ कैसे निकालते हैं। तो मान लो उसने प्लस की वैल्यू पी दे दी, तो आप यहाँ माइनस की वैल्यू क्या करोगे, तो बोलोगे सर माइनस की वैल्यू निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, पी का उल्टा वन अपॉन पी हो जाएगा। और अगर पी का उल्टा वन अपॉन पी हो जाएगा तो ये हमारा इसके साथ ख़त्म, फिर सेक और सेक हमारा कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा हो जाएगा। और ये अगर हम जोड़ देते हैं इनको तो पी प्लस वन अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा और हम तसल्ली से रखें तो बोलेंगे सर टू सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी हो जाएगा। और एक लाइन और खींच देना तो यहाँ पर हम याद करेंगे सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ये दो नीचे चला जाता है तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी हो जाता है। अब हम आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देंगे, आपको दोनों याद कर लेना है, ठीक है, दोनों याद कर लेना है। आपने यहाँ पर कहा कि सर हम इसे जोड़ देंगे तो ये बनेगा, ज़रा सोचो यहाँ पर पहले में से दूसरे को माइनस कर देते तो क्या बनता, तो सेक और सेक खत्म हो जाता, फिर यहाँ टू सेक थीटा की जगह टू टेन थीटा आता, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने सेक के लिए इतनी वैल्यू लिखी है ना, अगर दोस्त आपको डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ जहाँ पी स्क्वायर प्लस वन है वहाँ पर आप पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी कर देना, ये डायरेक्ट टेन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसको थोड़ा समराइज़ करें आप लोगों के लिए, तो समराइज़ करके हम आपको सीधा का सीधा एंड रिजल्ट बता देते हैं। और वो यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या है, वो मेरे भाई सीधा का सीधा रिजल्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से, जो आपके फॉर्मूला बुक में भी दिया है और हम भी आपको बता रहे हैं। और वो मेरे भाई क्या है, अगर कभी भी एग्जामिनर आपको यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे देता है कि भाई इसकी वैल्यू तुम्हारे पी के बराबर है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही दे, हो सकता है मेरे भाई वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी दे दे, यानी कभी वो माइनस दे सकता है कभी वो प्लस दे सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो माइनस की वैल्यू दे सकता है वो प्लस की वैल्यू दे सकता है, याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर। और वो क्या याद रखना है कि सर सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी है, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। अब देखो जैसे होता है ना एक तीर से दो निशाने, तो वही वाली बात मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा एक लेकिन फ़ायदे हो जाएंगे दो। और वो कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, तो पहला फ़ायदा आपको सेक और टेन में होगा, और सेम कहानी दूसरा आपका कोसेक और कॉट में लगता है, वहाँ भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, जैसे सेक है तो सेक का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, तो मेरे भाई यहाँ लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री में। और टेन का उल्टा क्या हो गया, तो कॉट। तो अगर आपको कोसेक माइनस कॉट कभी भविष्य में पी मिल जाए, या फिर यहाँ पर मेरे भाई कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू आपको कितना मिल जाए, पी मिल जाए, ठीक है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर अगर कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा, जो सेक थीटा का मान होगा, यानी वही बात सर पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। और अगर हमें कॉट थीटा का मान निकालना है तो वही बात सर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन टू पी हो जाएगा। समझ गए इस बात को, यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, ये बात याद रखना है। तो भविष्य में कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे, मेरे भाई याद रखिएगा सेक थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी, आदित्य सर बताए थे पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी टेन होता है, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी हमारा सेक होता है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस सवाल के बारे में स्पेशल बात करते हैं मेरे भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ सेक थीटा का मान क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सेक थीटा का मान सर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए हो जाएगा सर। और हमारा सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा हमारा कॉस होता है, तो यहाँ पर उसका उल्टा टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से बी से प्यारा सा एक वोकैबुलरी बताइए और सेशन को लाइक करके बताइए, मजा आ रहा है, सीख रहे हैं कुछ नया, बताइए। बताइए जनाब।
रोज एक मॉक कराइए मेरे भाई। देखो आपको लग रहा है कि आपके अगर मेरे मॉक करवाने से आपका सीजल क्लियर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट तो एक एनर्जी देती है, थोड़ा बहुत बीच बीच में पुशअप करती है, लेकिन हम एनर्जी और इंजेक्शंस या ग्लूकोज भी उतना ही अपने बॉडी में लेते हैं कि उससे हमारी बॉडी का नुकसान ना हो। पता चले कि रोज़ के रोज़ मॉक किए जा रहे हैं और 10 में यहाँ पर 6 सवाल नहीं आ रहे, उसको रट रट के बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, हमें चैप्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम सीजल की बात करते हैं दोस्त, ये सीजल 2023 अगर आपको क्रैक करना है तो आपको अपने वीक एरियाज़ पर काम करने होंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट एक तरीके का जांच है जो आपको ये बताता है कि तुम्हारी कमियां कहाँ पर हैं और फिर उन कमियों पर आप काम करते हैं। तो उसी तरीके से हम मॉक टेस्ट देंगे, इसी के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रिगो वीक है, कि आपका ज्योमेट्री वीक है, कि आपका अलजेब्रा वीक है, और फिर उसके ऊपर आप तरीके से और काम करना शुरू करेंगे। तो हमारा मॉक टेस्ट कराने का नज़रिया यही रहता है कि एक तो हम आपको अप्रोच बता पाएँ कि पेपर में आपको क्या करना था, और दूसरा मेरे भाई हम आपको ये बता पाएँ कि आपको भी पढ़ना कितना बाकी है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं। एक टॉपर को टॉपर यहाँ पर उसकी पढ़ाई कम, उसकी रणनीति ज़्यादा बनाती है, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं तो एक एक नंबर पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि रैंक 1 जो है ऐसा है कि 700 में 699 लेके आया है और रैंक 2 के 700 में यहाँ पर जो है वो 650 हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, थोड़े थोड़े नंबरों का अंतराल होता है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते रैंक 1 को सब कुछ आता था, रैंक 2 को कुछ नहीं आता था। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर बस वो थोड़ी सी रणनीति जो है वो थोड़ी नई थी, थोड़ी एक्स्ट्रा थी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। आपकी रणनीति आपको इस युद्ध में आगे बढ़ाएगी, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। मतलब मैंने एक छोटी सी बात सीखी थी और बहुत ही प्यारी बात होती है, पता है। एक छोटी सी कहानी है, शायद अगर आप सीख पाएँ उससे तो बहुत कुछ सीखिएगा। चाणक्य एक बार एक घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, ठीक है, और बहुत एकदम घने मतलब जंगलों के बीच से गुजर रहे थे, तो वो थक गए, ठीक है। तो एक कुटिया के बगल में थोड़ा आराम करने को सोचा। तो वहीं वो जो कुटिया थी ना, उसके खिड़की से उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी एक औरत की अपने बच्चे को समझाते हुए, ठीक है। उस औरत ने अपने बेटे को थाली में गर्म खिचड़ी दिया था खाने के लिए, और उसके बेटे ने क्या किया कि चम्मच उठाया, एकदम बीच से उठा के इसे खा लिया और मुंह जल गया, ठीक है। तो वहीं पर उस औरत ने उस बच्चे को डांट के बोला कि तू भी एकदम चाणक्य की तरह गलती कर रहा है, बीच से एकदम जो है वार कर रहा है दुश्मन पे अपने। तो सीधी सी बात है कि मुंह की खाएगा ही खाएगा, साइड से परिधि से खाओ, ठंडा कर करके खाओ, थोड़ा थोड़ा कर करके खाओ, ताकि उसको तुम खा पाओगे और उसका आनंद ले पाओगे। चाणक्य को वहीं पर अपनी गलती का आभास हुआ और उन देवी के जाके चरणों में पड़े और बोले कि आपने मुझे वो सीख दी थी जो मुझे मिला तक नहीं था। वो क्या कर रहे थे, धनानंद ने चूंकि उनकी बेइज्जती की तो यहाँ पर सीधा जाके बीच में अटैक मार रहे थे और हर बार वो हार रहे थे। अब धीरे 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 जो है उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्य के आसपास के जो है सभी चीज़ों को जीतना शुरू किया और उसके बाद पूरा का पूरा साम्राज्य अपना लिया। मेरे भाई वही कहानी है कि आप लोग एकदम जो सोचते हैं एकदम बीचे में मॉक मारेंगे, पता चलेगा 60 नंबर आएगा, 80 नंबर आएगा, 100 नंबर आएगा, डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। ऐसा नहीं है भाई। एक मॉक टेस्ट दो, वहाँ पर जो गलतियाँ निकलती हैं वो समझो और फिर उन गलतियों पर काम करना सीखो। अगर ज्योमेट्री वीक है तो पढ़ो, अलजेब्रा वीक है तो पढ़ो, जीएस में अगर तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर नहीं आ रहा तो पढ़ो, वोकैबुलरी कमज़ोर है तो पढ़ो, ना कि उसको इग्नोर मारो मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखो इस बात को लेकर। रिलेटेबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आप रिलेट कर ले तो बहुत अच्छी बात हो जाए। आज ये क्या कहा गया है, तो इफ़ द प्रेजेंट अमाउंट इज इतना विथ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। एक छोटू सा आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि 4 वर्षों में 8% ब्याज दर के साथ वर्तमान वार्षिक इतना है तो मूल राशि क्या होगा। मैंने आपको कहे थे कि मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा ना, सारे अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड कंसेप्ट होंगे, कुछ ऐसा होगा जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे और कुछ ऐसा होगा जो खुद मैं सेट करूँगा मेरे भाई। अब ये सवाल देखो, सवाल में दम नहीं है बट कैलकुलेशन दिया है मैंने जान के, इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है आपका पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है और अगर आपने कैलकुलेशन पर जोर नहीं दिया ना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, जान लो। अब यहाँ पर कुछ महान अच्छे बच्चे होंगे, कैलकुलेटर निकाल के फटाक फटाक सॉल्व कर लिया होगा, अब उनके लिए तो भगवान उनका भला करे। जिन्होंने खुद के कलम से उठाया वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो कैसा कहा क्या गया, कहा गया मेरे भाई कि तुम्हारे पास एक पैसा है, उस पैसे को तुम 8% के रेट से देते हो और कितने सालों के लिए देते हो, 4 सालों के लिए। तो 8% के रेट से 4 सालों के लिए देते हो तो इतने का अमाउंट बन जाता है। बताओ तुम्हारा पैसा कितना था, यानी ये जो दिया गया है वो मेरे भाई क्या है, अमाउंट है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल और एसआई में क्या कहानी होती है। मानो 10% का रेट है तो अमाउंट कितना होगा, 100% का सामान 10% का ब्याज यानी 110%। मान लो 20
20% का रेट है और 2 सालों के लिए, तो 1 साल में 20% तो 2 साल में 40%, तो ब्याज हमारा हो गया 40%। 100% का सामान 40 का ब्याज तो 140 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो 8% का रेट है और हमारा 4 साल है, तो 8 × 4 यानी 32% का ब्याज मिलेगा। 100% का सामान 32% का ब्याज 132% अमाउंट हो जाएगा। तो यानी यहाँ जो दिया गया है यहाँ पर 87750, ये हमारा कितने का मान है, तो 132 का मान है। और पता हमें क्या करना है, तो प्रिंसिपल यानी 100 का मान। अब इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। 1 सेकंड तो नहीं बोलेंगे, 10 सेकंड में ज़रूर कर सकते हैं। अब दुनिया को लगेगा कि ये मेरे भाई कैलकुलेशन करना है, बट ऐसा नहीं है। आप कई सारे सवालों को मेरे भाई डिजिटल सम के माध्यम से कर सकते हो। दुनिया में यहाँ पर डिजिटल सम को बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि वो कैलकुलेशंस को आसान करे। डिजिटल सम का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ देना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर आप सबको जोड़ो, बस यहाँ पे सबको जोड़ के देखो। और जोड़ते वक्त अगर 9 बन जाए ना तो उसको काउंट मत करना। बस 2 बातें बोलना, जोड़ना है और 9 बने तो काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 5 और 4 9 बन गया, मत काउंट करो। 6 और 3 9 बन गया, मत काउंट करो। 8 और 7 15, 15 और 4 19, मेरे भाई 19 में 9 को काउंट मत करो। यानी डिजिटल सम कितना आ गया, तो 1 आ गया। इसका डिजिटल सम का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ देना। आप दूसरी संख्या के डिजिटल सम को देखिए, 9 को काउंट मत करिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 9 को काउंट मत करिए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, तो और आपका हो सकता है 6 6 12, ठीक है। आप देखो 8 हो गया, 8 और 6 हमारा 14 हो गया, 14 और 6 हमारा 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 और 5 हमारा 33 हो गया। हम 33 को जोड़ेंगे, 3 × 3 तो डिजिटल सम 6 आ जाएगा, ठीक है। सभी अंकों को बस जोड़ना है भाई यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ इसका डिजिटल सम लगाते हैं। 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, तो 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, कितना बच गया 6। इसका डिजिटल सम आ जाएगा 6 यहाँ पे। यहाँ देखते हैं, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 6 और 6 12 और 12 और हमारा 7 19, 19 और 4 हमारा 23, 23 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। हमने 4 ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लिए, ठीक है। अब हम अपने सवाल का जो हमारा आंसर था, जो हमारा क्वेश्चन था, हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं। जो इसका डिजिटल सम आएगा वहीं जिस ऑप्शन के साथ मैच कर गया वहीं हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम डिजिटल सम निकालेंगे। आपको समझाने के लिए हम थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, बाकी आप काफ़ी फास्ट में मेरे भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बच्चा बोल रहा 132 कहाँ से आया, ये अमाउंट है 100% प्लस 32%, इसीलिए वहीं से आया। आप देखो यहाँ पे 8 और 7 हमारा 15, 15 और 5 हमारा 20, 20 और 7 हमारा 27, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 87750 यहाँ पे। तो 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 27, 27 का मतलब कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 2 5 1 6। जब भी हमारा नीचे 3 6 या 9 बनता है तो हम पहले एक बार काट लेते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे 3 2 5 और 1 6 बन रहा है, तो 6 बन रहा है तो एक बार काट लो। नीचे हमारा 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए, 3 से काटोगे तो मेरे भाई 44 बार में, बस एक ही बार काटना होगा, ज़्यादा बार नहीं, ठीक है। 3 का 2 गुना 6, 3 9 27, 3 का 2 गुना 6, 3 5 15 मेरे भाई। बस हम आपको ये कंसेप्ट इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो आपको आता ही आता है, जो कुछ नहीं आता वो हमसे सीख लो बस, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल सम लगा लो। अब यहाँ ये परफेक्ट एग्जांपल है डिजिटल सम का, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सारा गुण अप्लाई हो जा रहा है कि 9 को हमें जोड़ते वक्त नहीं लेना है। नीचे अगर 3 6 या 9 बनेगा तो मेरे भाई वहाँ पर काट देना है, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन डिजिटल सम से करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे 9 हो गया, 5 2 7 और 2 हमारा 9 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट बनेगा, ये तो दशमलव में जाएगा मेरे भाई, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है ही नहीं हमारा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। 9/8 हमारा हो जाएगा। फिर ये 9/8 तो हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे अगर 8 होता है तो इसको 8 से गुना करते हैं तो ऊपर 8 से आएगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ और है। अब जैसे मानो अगर हम डिजिटल सम से देखो, यहाँ पर अब आपका आंसर डिजिटल सम से मैच नहीं करेगा। अब हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं मैच करेगा। जैसे मानो आपका 9/8 आया, यहाँ पर 9/8 आया तो नीचे हम 8 से गुना करते हैं और ऊपर भी हम 8 से गुना करते हैं, आखिर ऊपर 9 आता। लेकिन आपके किसी भी ऑप्शन में आपका 9 नहीं है, उसका रीज़न है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे मान लो कि एग्जामिनर अगर ऐसा दे तो आप वहाँ
पर थोड़ा बहुत चैलेंज भी कर पाएंगे, हालांकि मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनमें एक सवाल यहाँ दिया जा रहा है और वो यहाँ दिया जा रहा है अप्रॉक्स नाम का। अब हम आपको बताते हैं आपका डिजिटल सम किस केस में मैच नहीं करेगा। क्या होगा कि जैसे ऐसे सवाल में आपने अपना डिजिटल सम निकाला, कुछ और आया, और यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है कुछ और। रीज़न उसका बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ दिए गए हैं ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया रहता तो दुनिया की कोई भी ताकत इसके डिजिटल सम को इससे मैच होने में नहीं रोक पाती, ठीक है। अब बोलोगे एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या है? हो सकता था कि यहाँ ऑप्शन के बाद 2 हमारा 2 4 आया होता, और 2 4 आया होता तो फिर 5 + 4 मिलकर हमारा 9 बना दिया होता। एग्जामिनर ने क्या किया कि यहाँ के दशमलव के बाद हमारा एक ही मान दिया। नहीं यकीन है तो एक काम करो, यहाँ पर इस संख्या को इससे भाग करके देखो कैलकुलेटर में, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद कई सारे मान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद मात्र एक ही मान माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई इसका डिजिटल सम इसके साथ मैच नहीं कर पाया। अगर वहीं ये एग्जैक्ट रहता, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 12 को 13 से गुना करते हैं और हमारा कितना आता है, 156 आता है, तो यहाँ डिजिटल सम देखो 3 और ये हमारा हो गया 4, 4 × 3 हमारा हो जाता है 12, 12 को जोड़ोगे 3 आएगा, 6 5 11 और एक 12, फिर 12 को जोड़ोगे 3 आएगा, तो डिजिटल सम दोनों का क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा हो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल था डिजिटल सम का जो मुझे आपको करवाना था, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालना सीखा आपने, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन का सीखा, फिर ये भी देखा कि हमारा डिजिटल सम मैच क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा अप्रॉक्स आंसर दिया गया था। तो आज के समय में यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो एग्जामिनर आपको पहले ही अप्रॉक्स आंसर दे दिया रहता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है, और अगर वो पहले इंडिकेट कर दे तो डिजिटल सम वहीं इकलौता ऐसा केस है जहाँ नहीं लगता है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट दिया हो। एग्जैक्ट वैल्यू में कभी भी डिजिटल सम लग जाता है, अप्रॉक्स में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगता है, ध्यान रखना। उस केस में फिर आपको ये डिवाइड ही करना पड़ेगा और डिवाइड करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो जैसे आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 66477.2, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइड करके देख लें, 66477.2 मेरे भाई, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। एक ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए यहाँ पर, ठीक है। मेंसुरेशन का है, बताओ। चलो प्यारा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। डिजिटल सम सिर्फ एक जगह नहीं लगेगा, और वो होगा आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जहाँ पर भी अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया होगा वहाँ पर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, जहाँ पर मेरे भाई एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होगा वहीं अप्लाई कर सकते हैं, बस उसकी एक यही लिमिटेशन है, ठीक है। नहीं तो फिर भाई हर कोई डिजिटल सम से सवाल बनाता, ठीक है। आज ये चलिए, कहा गया यहाँ पर मोम के एक घनाभकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 216, 96 और 144 हैं। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 3 घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक आर इतना इतना एंड इतना। इट इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड। मतलब हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड को मेरे भाई जो है वो मेल्ट किया, और उसको मेल्ट करके हमने क्यूब बना दिया मेरे भाई, ठीक है। क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर उसको मेल्ट करके हमने क्यूब बना दिया, और कितने क्यूब बनाए हैं, तो हमने मेरे भाई 8 क्यूब बनाए, और वो भी सारे के सारे सेम साइज के, ठीक है। तो हमसे यहाँ बोला गया बताओ लैटरल सरफेस एरिया 3 क्यूब का कितना होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूबॉइड, और वो बराबर हो जाएगा किसके, तो वो हमारे 8 × वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, तो एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके 8 क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा समान हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर वॉल्यूम निकालने की बात आती है, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के 2 तरीके, पहला लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो आप वैसे निकाल लीजिए, या फिर मेरे भाई अगर आपको मान लीजिए कि A1 दिया है या A2 दिया है या आपका A3 दिया है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर लीजिए, तो इसका रूट लगा लीजिए, ये तरीका हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A1 A2 A3 की, तो A1 हमारा 216 है, A2 हमारा कितना है, तो 96 है, A3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 8 × हमारा किसके, तो A³ के, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रूट निकालना है यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सचेंज
एक्सचेंज करना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। एक्सचेंज कैसे करना पड़ेगा वो देखो। देखो यहाँ पर 144 का रूट लगाओगे तो वो आसानी से बन जाएगा, झंझट तुम्हें यहाँ पर है। ये जैसे 6 का क्यूब है मेरे भाई, एक 6 इससे उधारी दे दो उसको, सबसे बढ़िया। एक 6 अगर इससे उधारी दे दोगे तो जैसे मानो ये तुम्हारा 216 है, एक 6 इससे उधारी ले लेगा तो यहाँ इतना बन जाएगा। ये तुम्हारा इसमें से अगर एक 6 दे दोगे तो 16 बन जाएगा, और ये 144। इस तरीके से मेरे भाई रूट को सॉल्व करना है आपको पेपर में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये तुम्हारा क्या है, 6 का 3 पावर, 6 का 1 पावर, 6 के 4 पावर। 6 के 4 पावर का जब रूट लगाओगे ना तो यहाँ पर ये तुम्हारा 36 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 के 2 पावर। 6 का 3 पावर, 6 का 1 पावर, 6 का 4 पावर, 6 के 4 पावर का रूट करेंगे तो 6 के 2 पावर। 16 का रूट हमारा 4 हो जाएगा, 144 हमारा 12 हो जाएगा, बराबर हमारे 8 एक क्यूब के दोस्त यहाँ पे। ठीक है, 4 से अगर आप काटते हैं तो 2 बार में, और 2 से काटते हैं तो 6 बार में। तो ये हमारा 6 का स्क्वायर, ये 6 का 1 पावर, तो 6 के 3 पावर। ए क्यूब का मान 216, तो ए का मान हमारा 6 हो जाएगा। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। साइड हमारी 6 निकल के आ गई। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो व्हाट इज़ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब। 3 क्यूब का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लैटरल सरफेस एरिया बताना है। आप बताओ एक क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है। तो एक क्यूब का लैटरल का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है एक क्यूब का, तो पहले यहाँ पर 3 का बताना है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। यहाँ पर 3 इंटू 4a स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4, और a का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 4 गुना 144, 144 का 3 गुना 14, ठीक है 42, हमारा 432 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया, प्रोपोर्शन का। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। चलिए देखते हैं ये सवाल कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है, बहुतों को मेरे भाई लगता है कि चलिए रेशियो हमें आ गया तो इसका मतलब हमारे लिए सही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत दिक्कत है। आप इस बात को समझो, रेशियो का आना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात नहीं होती है, आपका यहाँ प्रोपोर्शन भी कई बार खेल कर जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। पहला हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर सेकेंड प्रोपोर्शन, फिर थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट तो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है यहाँ पर कि 2 संख्याओं का केस दिया रहे, एक होता है 3 संख्याओं का केस दिया रहे, मतलब एक अलग ही कहानी होती है। कंप्लीट प्रोपोर्शन समानुपात हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है आपको। आप टाइप करेंगे कंप्लीट प्रोपोर्शन बाय आदित्य रंजन तो आपको मिल जाएगा, और कंप्लीट आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से, कितना होगा मेरे भाई इसका आंसर। कहा गया है कि इस संख्या का चौथा अनुपात, ठीक है, के और 6 के हमारे तीसरे अनुपात के समान है। तो यहाँ पर मान बताइए। चलो भाई मान बताओ, क्या बोलोगे। बोलोगे सर देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 18 एंड 6। तो यहाँ पर जब 3 संख्या दी होती है तो हम 4 प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हमें मान लीजिए चौथा अनुपात कहा है तो हम 4 संख्याओं को लिख देंगे। ये 2 संख्या आपस के अनुपात में होंगी, उसके बाद यहाँ पर ये 2 संख्या आपस के अनुपात में होंगी। कभी भी अगर 4 संख्या बोले 4 लाइन बनाओ, 2 के बाद डबल डॉट, और उसके बाद इस तरीके से। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। जिस भी प्रोपोर्शन को निकालने को कहता है उसको x मान लो। तो कहा फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, दिस एंड दिस, तो यानी फोर्थ को कितना मान लिया, तो x मान लिया, और बाकी संख्याओं को एज इट इज़ यहाँ लिख दो। जैसे पहले 12 आया, फिर 18 आया, फिर हमारा 16 आया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 12 बट्टे में 18 बराबर हो जाएगा हमारे 16 बट्टे में कितने के, x के। यहाँ पे इससे क्या हमारा निकल जाएगा, तो इससे हमारा निकल जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। 4 से हम काटेंगे तो यहाँ 3 बार में, 4 से हम काटेंगे तो 4 बार में, 3 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 6 बार में। x का मान हमारा 24 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए।
उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। 24 हमारा क्या है, चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, एक सवाल के अंदर 2 सवाल हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है इस और इस संख्या का जो चौथा अनुपात है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, वो k और 6 के तीसरे अनुपात के बराबर है। अब यहाँ तीसरा अनुपात बताना है, तो तीसरा अनुपात का एक अलग केस होता है। ये हमारा वो केस है जहाँ पर 3 संख्याएं दी होती हैं, और ये हमारा वो केस है जहाँ पर मात्र 2 संख्या दी होती है। जब 2 संख्या दी होती है तब भी हम ऐसे लिखते हैं 1 डबल डॉट, फिर यहाँ पर ऐसे करके। अब ये 2 नंबर दिया गया होता है तो इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, इन दोनों को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, और इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ 16, चलो यहाँ पर ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ चलिए आप यहाँ 6 लिख लीजिए, 16 नहीं है, यहाँ पर 6 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 16 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 6 लिख लीजिए आप। यहाँ क्वेश्चन में 6 दिया गया है, एक सेकंड यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 16 नहीं है, 6 है, तो हम बोलेंगे सर 12/18 हमारा कितना हो जाएगा, 6/x के हो जाएगा। 6 से अगर हम काटते हैं 2 बार में, 2 से हम काटेंगे 9 बार में, x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, और इसे हम कहते हैं मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे। ठीक है, जब 2 संख्या हमारी दी गई होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कहा गया था यहाँ पर कि इन संख्याओं का जो तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन है वो इन 2 संख्याओं के थर्ड प्रोपोर्शन के मेरे भाई बराबर है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो देखो थर्ड, ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है, 9, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वही हमारा थर्ड होगा। फोर्थ अगर हमारा 9 है तो थर्ड भी हमारा कितना होगा, तो 9 होगा। उसके बाद क्या होता है, बाकी जो संख्या बच जाती है उसको एज इट इज लिख देते हैं। k हो गया और हमारा 6 हो गया, तो यहाँ k लिख देंगे, और यहाँ 6 हो गया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों हमारे सेम रहते हैं, और इन्हीं को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। इन्हीं को हम मेरे भाई कितना बोलते हैं, तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ बोलते हैं सर k/6 बराबर हो जाता है 6 में हमारे 9 के, 3 से आपका 2 और 3 से आपका 3, फिर 3 से आपका कितनी बार में, 2 बार में। तो k का जो मान आता है 2 × 2 हमारा 4 हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर रखना है कि जब हमारी 3 संख्या दी गई हो तो हमारी कहानी क्या होगी, और जब 2 संख्या दी गई हो तो कहानी क्या होती है। 3 संख्या में ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। 2 संख्या में ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन। इस तरीके से ये कहानी चलती है। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं और यहाँ हम समझते हैं। एक हमारा ये कटिंग वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहता है और पेपर में काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अक्सर यहाँ ये सवाल रहता है आपके सामने कि जैसे मान लीजिए फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25-20 अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द कॉर्नर, अ बॉक्स इज मेड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। यानी अक्सर ऐसा कहा जाता है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पूरी की पूरी शीट है, ठीक है, और ये शीट में क्या होता है मेरे भाई, तो चारों कॉर्नर से आपका एक स्क्वायर काटा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक कॉर्नर, एक स्क्वायर काट लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हो गया दूसरा कॉर्नर, यहाँ से एक स्क्वायर काट लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा एक तीसरा कॉर्नर हो गया, यहाँ से हमने कुछ काट लिया। ये हमारा एक चौथा कॉर्नर हो गया, हमने यहाँ से काट लिया। आप अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पर इस शीट के चारों कॉर्नर से जो है थोड़ा थोड़ा हमने स्क्वायर काट लिया है। अब इसको फोल्ड करके मुझे बॉक्स बनाना है। किस तरीके से फोल्डिंग होती है, तो पहला ये साइड हमारा फोल्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये साइड फोल्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये साइड फोल्ड होता है, ठीक है। और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये साइड फोल्ड होता है। और तब हमने क्या बना दिया, तो ये पूरा का पूरा अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक बक्सा बन चुका है क्लोज बॉक्स के करीब में। आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम आपको बताएंगे वो फोकस करिएगा, थोड़ा कैमरा के पास लाके हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले दोस्त यहाँ पर एक बार आप देखो तो जरा यहाँ पर इसकी लंबाई पूरी देखना, इतनी इसकी लंबाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी लंबाई थी। और अब ज़रा देखो तो इसकी लंबाई इतनी रह गई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो गया है। यानी जब भी हम एक तरीके से शीट को जब हम एक बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कुछ पार्ट इधर से कट जाता है
और मेरे भाई कुछ पार्ट यहाँ से कट जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो बेचारा पहले इतना चौड़ा हुआ करता था, यहाँ तक मेरे दोनों हाथ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने इधर से थोड़ा सा काट दिया और थोड़ा सा हमने इधर से काट दिया, यानी 2 बार W काट दिया, तो अब ये इतना चौड़ा हो गया। और लास्ट जो बात करते हैं वो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो इसका ऊंचाई देखो, यहाँ पर ये जो हाइट आप देख रहे हो ये उतना ही ऊंचा है, देखिए यहाँ पर ये उतना ही ऊंचा है जितनी इसकी क्या है, जितने सेंटीमीटर की हमने स्क्वायर काटी है। तो यानी कभी भी अगर मान लीजिए कि एक शीट को काट के अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये हमारा पूरा का पूरा शीट हो गया और इसको अगर हम काट के मेरे भाई एक बॉक्स में बनाते हैं, तो बॉक्स में बनाते वक्त हम क्या रखते हैं, तो जैसे ये हमारा एक छोटा पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, और बॉक्स में कन्वर्ट होगा। तो उस बॉक्स की लंबाई निकालने के लिए, उस बॉक्स की मेरे भाई क्या करने के लिए, उस बॉक्स की लंबाई निकालने के लिए शीट की लंबाई में से यहाँ 2W घटा देना, उस बॉक्स की चौड़ाई को निकालने के लिए शीट के चौड़ाई में से 2W घटा देना, और उस बॉक्स की ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो हाइट के बराबर, W के बराबर। अब ये W क्या होता है, तो W मेरे भाई उस स्क्वायर की साइड होती है जो आप उसमें से काटते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई कितनी थी, तो मेरे भाई 25 थी, और आपने कितने स्क्वायर का काटा, तो 2 सेंटीमीटर का काटा, तो 25 में से हमारा 4 चला गया तो 21 आ जाएगा। उसी तरीके से चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई आपका वहाँ 20 था और 20 में से 4 चला गया तो 16 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हाइट को लेकर, तो हाइट हमारा उतना ही हो जाएगा जितना चौड़ाई है। हमसे कहा गया वॉल्यूम बताइए, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 21 इंटू 16 इंटू 2। जैसा कि मैंने कहा था कि कैलकुलेशन करना, एक बार डिजिटल सम देख लो, क्या पता अप्लाई हो जाए। तो 8 और 2 10, 10 और मेरे भाई 8 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 होता है, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, डिजिटल सम 6, यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 है। मैं अपने सवाल के डिजिटल सम को वेरीफाई करूँगा इसके साथ, मेरा मन नहीं है, मैं आलसी इंसान हूँ, नहीं आ रहा मेरे को, कैलकुलेशन नहीं करना मुझे। उस केस में क्या करो, डिजिटल सम लगाओ। देखो 8 2 10, 10 और 8 18, 18 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, वहाँ जोड़ोगे यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 6, यहाँ 5 और वहाँ 1। और मेरे भाई अब अपने ऑप्शंस का डिजिटल सम देख लिया। अब सवाल का डिजिटल सम 2 जमा 1 हो जाता है 3, 6 जमा 1 हो जाता है 7, और यहाँ हो जाता है मेरे भाई कितना, 2 हो जाता है। 7 का 3 गुना 21 दूना 42, 42 को अगर आपस में जोड़ोगे तो 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यही है। समझ में आ गया मेरे भाई बात। यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है और चारों के चारों का यूनिट डिजिट हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो आपको आता है मुझे आपको वो नहीं सिखाना है, मुझे आपको वो सिखाना है जो आपको नहीं आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या चला जाएगा, अगर मैं इसको 502 बना दूँ तो कुछ बिगड़ जाएगा, लो बताओ। हो गया मेरे भाई यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम, तब क्या करोगे, लो इसका 1002 बना देता हूँ, अब बताओ क्या करोगे। समझ में आ गया भाई। यहाँ पे तो कुछ कंसेप्ट हमें अपने ऐसे रखने पड़ेंगे ना, जो हमें बाकी दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा दोस्त यहाँ अलग लेके जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ गए, चलो आ जाओ। एक सर्कल का हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है, ठीक है, वो हमारा पूछा जाता है। आ जाइए, यहाँ पर क्या कहा गया, 2 chord ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। मान लो कि ये हमारा कॉर्ड है, सॉरी सर्कल है, और यहाँ एक इसका कॉर्ड हो गया और ये हमारा एक इसका कॉर्ड हो गया। तो एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये डी हो गया। बाहर कहाँ मिलते हैं, तो पी के ऊपर मिलते हैं। ए बी का मान हमारा कितना दे रखा है सवाल में मेरे भाई, तो ए बी का मान हमें हमारा 7 दे रखा है। उसके अलावा बी पी का मान हमें कितना दे रखा है, तो 4.2 दे रखा है। पी डी का मान हमारा कितना दे रखा है, 2.8 दे रखा है। हमसे यहाँ पर सी डी का मान पूछा जा रहा है। पेपर में कई बार ये सवाल आता है, प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 केस हमारे बनते हैं, तीनों के तीनों केस हमारे पेपर में आते हैं। कब, जब एक बार ये सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें, दूसरा एक बार ये सर्कल के बाहर करें, और तीसरा जब हमारा एक कॉर्ड और एक टेंजेंट का मिलन होता है। ये तीनों के तीनों केस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हम आपको तीनों का तीनों केस बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको
x मान लीजिए, मैं आपको तीनों केस यहाँ लिखवा रहा हूँ, तीनों केस बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये हमारा पहला सर्कल, ये हमारा दूसरा केस हो गया। देखो तीनों बड़े प्यार से समझना, रिवाइज करने ना लगे हाथ मेरे भाई, यहाँ पे पेपर के लिए तीनों हमारा ज़रूरी है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ दो जीवाएँ आपस में एक दूसरे को अंदर मिलती हैं। ये हमारा ए बी हो जाता है, ये हमारा सी डी हो जाता है, और ये कहाँ मिलते हैं, पी पे। इस केस में मेरे भाई क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ये दोनों के दोनों जीवाएँ बाहर मिलती हैं, ये हमारा ए बी हो गया यहाँ पर, और ये हमारा सी डी हो गया, और ये मेरे भाई पी पर मिलते हैं। और तीसरा हमारा केस क्या होता है, एक हमारा मेरे भाई छेदक रेखा मतलब यहाँ हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। यानी ये हमारा एक तरीके से ए बी सेकेंड हो गया, और ये हमारा पी नाम का पॉइंट, ये हमारा टी नाम का पॉइंट। सब में मेरे भाई एक ही जैसी कहानी होती है तीनों में। वक्त रहेगा तो प्रूफ करके भी बता देंगे यहाँ पर कि क्या इसके पीछे का रीज़न है और यहाँ पर क्यों ऐसा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ चार लोग मौजूद है ना, चारों को लिख दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। हर कोई किस चौक पर आके मिल रहा है, पी नाम के चौक पे आके मिल रहा है, तो सबकी दोस्ती पी से करवा दीजिए। आप ए की भी दोस्ती पी से करवाइए, बी की भी करवाइए, सी की भी करवाइए, डी की भी करवाइए। मेरे भाई जो लोग साथ में थे उनको बैंडेज से चिपका दो, ये सी डी साथ में थे तो बैंडेज से चिपका दो और बराबर कर दो। सिंपल सी कहानी है, याद रखने के लिए आसान तरीका है। चारों थे तो चारों को लिख दो, सबके साथ पी की दोस्ती करा दो, जो साथ में थे बैंडेज लगा दो, काम खत्म। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। यहाँ पे ये मेरे भाई हो गया पहला। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सेम चार लोग हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए ए, फिर यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी और यहाँ लिख दीजिए डी। हर किसी की दोस्ती हमारी पी के साथ करवा दीजिए, ठीक है। जो साथ वाले हैं, जैसे ए बी साथ वाला है तो यहाँ गुना, ये हमारा सी डी साथ वाला बैंडेज से चिपका के कर दो बराबर। तो क्या बोलोगे, ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी, ये हमारा हो जाएगा। एक ही तरीका, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम तरीके से अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ बोलोगे सर देखिए P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, यानी क्या हो जाएगा AP और यहाँ क्या हो जाएगा BP, ये बराबर हो जाएगा सर PT और इंटू PT के, यानी हमारा PT स्क्वायर के। ये भी बहुत फेमस थ्योरम है, PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। बहुत कमाल की चीज़ है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो सेम कहानी हमें यहाँ करना था, PA इंटू PB। यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर PA इंटू PB बराबर हो जाएगा हमारे किसके, PC इंटू हमारे PD के हो जाएगा, ठीक है। PA का हमारे भाई मान कितना है, तो यहाँ पर 11.2 मान है। PB का मान हमारा कितना है, तो 4.2 मान है, ठीक है। PC का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर बोला गया है सर PC का मान हम यहाँ PC मान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। और PD का मान तो हमारा 2.8 है, वो मान लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए, सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे आप जैसे काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव खत्म। यहाँ पर 14 का 2 गुना 28, 14 का 3 गुना हमारा हो जाता है 42। 2 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 5.6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16.8 हो जाएगा मेरे भाई। ये किसका मान हो जाएगा, तो PC का मान हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। अब ये PC का मान 16.8, ये पूरा का पूरा मान 16.8 है, तो उसमें हमारा CD का जो मान होगा वो कितना होगा, 16.8। ये पूरा का पूरा 16.8 में से 2.8 हम घटा देंगे तो मेरे भाई हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। चलिए, कल आपका परसेंटेज का सेशन होगा, ठीक है। और मैं आपको अभी एक और सवाल इसमें है, चलो तो यहाँ पर उसके पहले हम आपको बता दें। तो देखो मेरे भाई, ये हमारा है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, और इस बैच में मैंने आपको कंप्लीट बैच पढ़ाया। तब से बच्चे काफ़ी पेड बैच कह रहे थे, तो हम आपको छोटी सी एक बात बताते हैं, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, इसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, साथ में इसकी जो वैलिडिटी है मेरे भाई वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप कभी भी कितने भी टाइम तक पढ़ सकते हैं, और इसमें टाइम टू टाइम हमारा कोर्स जो है वो अपडेट होते रहता है। ये हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, और इसकी फ़ीस मात्र 699 रुपये है। 699 रुपये में आप कंप्लीट मैथ मेरे भाई पढ़ पाएंगे फॉर फ्यूचर, हमेशा के लिए। जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं मेरे पास वो सारे के सारे इसमें उपलब्ध हैं। और अभी आप देख भी रहे होंगे, अभी मैं HCF लाइव भी पढ़ा रहा हूँ उसमें, ताकि बच्चों को पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। इसी तरीके से हमारे 2 और बैचेज़ हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है। एक और है हमारा, वो है चैम्पियंस लाइव। जिस बच्चे को एकदम शून्य से पढ़ना है, ज़ीरो से पढ़ना है, एक एक चीज़ को डिटेल में जानना है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मेरे भाई चैम्पियंस 9.2 बैच में एनरोल करो और आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है।
ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे चलता है और इसकी वैलिडिटी 2 साल है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उससे बढ़िया ये 15 मार्च नहीं है मेरे भाई, अभी रिसेंट में आया यहाँ पे, 9 अप्रैल को आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारा कॉम्बो बैच हो गया। कॉम्बो बैच जिस तरीके से मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल आप लेते हैं, उससे बढ़िया आप चारों को एक साथ ले लीजिए, आपको बढ़िया ऑफर में मिल जाएगा, ठीक है। और वो हमारा कॉम्बो बैच होगा, 2500 रुपये में चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, 1100 का डिस्काउंट। मैं बोलूँगा मैथ्स पढ़ने से बेहतर है कि आप यहाँ कॉम्बो बैच लेकर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। अब देखिए आज का जो हमारा मॉक टेस्ट था, उसमें मेरी कोशिश ये थी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ और बाकी चीज़ें करा पाएँ। अब कल से हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। कल पहला दिन हमारा परसेंटेज का होगा और परसेंटेज में हम काफ़ी कुछ बेहतर सीखेंगे। तो इतना ही कहेंगे आपसे कि आपने परसेंटेज जो भी पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, रिवाइज करके आना। थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे परसेंटेज के, ठीक है। ईजी, मॉडरेट, टफ जितने भी लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन मतलब पहला मॉक टेस्ट में बहुत ऊपर लेवल का नहीं लेके जाना चाहता था कि आपको जो है सारी चीज़ें ऊपर 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 ही गायब होनी शुरू हो जाए और एक बार जो है आप डरना शुरू कर दें। धीरे धीरे इस सेशन में जैसे जैसे आप सीखते चलोगे ना मेरे से मैथ्स, जैसे जैसे आपका मैथ्स अच्छा होते चलेगा, वैसे वैसे हम आपको और आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो डेली पढ़ाई करना है। सेशन कैसे लगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना है मेरे भाई, ठीक है। और जो पीडीएफ है वो हमारी ये दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों से विद सॉल्यूशन हम अपलोड करवा देंगे। जो सवाल रह गए हैं उनको आप बढ़िया तरीके से पीडीएफ में देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। मैथ्स के सारे कंटेंट मैंने दिए हैं आपको, यहाँ पर आने वाले सभी दिनों में जो है हमारा पीडीएफ यहीं से मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, यहीं स्पेलिंग टाइप करना मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।